आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा प्रैक्टिस सेट। बाकी 2 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वह चैनल पे जाकर विजिट जरूर करें। ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, जो भी एग्जाम्स हो सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस जरूर देखिए, ठीक है। 2 अपलोडेड है, तीसरा आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सत्यमेव जयते। क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन ए। और सत्यमेव जयते ये जो उपनिषद दिया हो गया है, तो टोटल कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद है, ठीक है। उसमें से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 108 उपनिषद को जरूर याद रखिएगा। टोटल उपनिषद कितने? 108। और सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो कौन भारतीय भिक्षुक थे जो जिसको चीन भेजा गया था? इससे पहले अधिकतर बार सुनते होंगे तो विदेशी पर्यटक भारत आए थे, बौद्ध भिक्षुक। तो कौन आए थे? लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पूरा भारतीय बौद्ध भिक्षुक कौन थे जो चीन गया था प्रथम शताब्दी से? तो कौन गया था? नागार्जुन गया था, ऑप्शन डी। और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये कनिष्क के दरबार में, ठीक है। और कनिष्क कौन से वंश का था? तो ये भी याद रखिए, कनिष्क कुषाण वंश का था, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। चलिए इन्हीं के टाइम में, कनिष्क के टाइम में बौद्ध संघ चौथा बौद्ध संघ हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। चलिए हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो कहाँ पे प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ पे हुई है? दैमाबाद में। कहाँ पे? दैमाबाद में, ऑप्शन सी। और दैमाबाद कहाँ पे है? पूछ लेता क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक है। बाकी राखी गढ़ी भी काफ़ी फेमस है हड़प्पाकालीन सभ्यता के लिए। यह हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में है। और बनवाली भी हरियाणा में है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिए। आगे चलते हैं। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक को किस गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है? उसका नाम है। तो जीवक किसके पुत्र थे? तो जीवक थे किनके बीच? सलावती के पुत्र थे, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ पे? हम्पी में अवस्थित है, ऑप्शन सी। और हम्पी कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक के कहाँ पे? ये वही कर्नाटक है जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की बात होती है, ठीक है। तो अभी के टाइम का जो प्रसिद्ध फेमस मंदिर है उनको जरूर याद करके जाइएगा। ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर तो है ही हम्पी में, जो कि कर्नाटक में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो मंदिर सब काफ़ी चर्चा में रहे उनके बारे में जरूर याद रखिएगा कौन से जगह से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन नगर, क्या बोल रहा है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो अभी तक्षशिला आपको पता हो, तो तक्षशिला किन के बीच में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। यह है कहाँ पे? प्रेजेंट पाकिस्तान में, ठीक है, तक्षशिला। और याद रखिए भारत में कौन सा? विक्रमशिला। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये 3 विश्वविद्यालय अपने टाइम के सबसे फेमस विश्वविद्यालय में थे, जहाँ देश दुनिया के बहुत सारे पढ़ने लोग आते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तक्षशिला कौन सी? सिंधु और झेलम सिंधु और झेलम नदी का याद आए तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ सीरियली, ये नॉर्थ वेस्ट वाली पार्ट नदियों का नाम जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा? सिंधु नदी, उसके बाद झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों को सीरियली जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपको मैच करने के लिए पूछ लेता है, सीरियली बताएं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? मतलब किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो किस वंश के? तो चंदेल वंश के राजाओं ने, ठीक है, ऑप्शन सी। और चंदेल वंश का टाइम पीरियड था 950 से लेकर के 1050 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चंदेल वंश के राजाओं का टाइम पीरियड 950 से 1000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किससे कहा जाता है? महावीर याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सबसे लास्ट तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद सभी इसके चीफ बनते। तो चीफ को क्या कहा जाता था?
सुधर्म बोला जाता। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, चलिए बाकी आप इसमें भद्रबाहु को देखते हैं। भद्रबाहु जैन धर्म के ही, बाद में जैन धर्म दो भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। भद्रबाहु दिगंबर दिगंबर और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर को प्रमोट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपको ही पता, सांची का स्तूप कौन? अशोक ने बनवाया था, और जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप। तो ये याद रखिएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से है? गौतम बुद्ध की माँ का संबंध, तो गौतम बुद्ध की माँ का संबंध है कौन से वंश से? इसमें इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध की माँ का संबंध कौन से वंश से? तो कोलीय वंश से, याद रखिएगा, कोलीय वंश से। माता गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से थे। पिता कौन से वंश से थे? तो पिता शाक्य वंश से थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा जो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीउद्दीन मोहम्मद के नाम से रखा गया। अच्छा, जहीउद्दीन मोहम्मद के नाम से किनको जाना जाता था? बाबर नहीं, बाद में अपना जहीउद्दीन मोहम्मद नाम था पहले, बाद में भारत में बाबर नाम से ये शासन करने लगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, याद रखिएगा, बाबर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा बोल रहा है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अजमेर कुब्बतुल इस्लाम नहीं, अजमेर में नहीं, कुंभ है, ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम। ये बनवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, ऐबक ने। सीधा सीधा याद रखिए कि ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1192 ईस्वी में। तो ये चीज़ याद रखना। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो पहला ही क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी जौनपुर अट्टाला मस्जिद एकदम सही है, मालवा जहाज महल एकदम सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ही पता, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में। तो ये चीज़ भी जरूर याद रखिए। आगे चलते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो उनका दामाद बना था कौन? जमाली। ठीक है, जमाली से लिख दिया, जमाली, ये दामाद थे कौन? महावीर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पूछ रहा है कालसी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपको ही पता है। सबसे पहली बात तो कालसी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे कालसी? ये है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। तो ये चीज़ याद रखना है, देहरादून के निकट है। मृण पट्टिका, क्या बोल रहा है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल ये बंदरगाह था, याद रखिएगा। लोथल बंदरगाह भी था जो भोगवा नदी के तट पे है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पे। कहाँ पे? ये गुजरात में। और यहाँ पे सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, बाकी चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी इसमें? तो सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी ये? प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए, जो गोदावरी नदी के तट पे है। कौन? प्रतिष्ठान। ठीक है, सातकर्णी जो जाते हैं ना सातवाहनों में, सातकर्णी इसी वंश से थे। ठीक है, सातकर्णी की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के तट पे था। आगे देखते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो दंडी ने लिखा है, ऑप्शन सी। और 10 कुमार चरित्र की दंडी की और भी एक पुस्तक है, काव्य दर्श। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है, पूछ लेता है। काव्य दर्श किसकी रचना है? दंडी की। तो 10 कुमार चरित्र भी दंडी की रचना है। आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति आपको ही पता है किस चीज़ के लिए संबंधित? समाज व्यवस्था को लेकर संबंधित है, ऑप्शन ए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य को काफ़ी सारे नामों से जानता है। चाणक्य के बचपन का नाम पूछ रहा है, तो विष्णुगुप्त था बचपन का नाम, ऑप्शन सी। चाणक्य को और क्या क्या बोला जाता है?
चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। यदि इसी क्वेश्चन में देता और कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो तब भी सी राजगोपालाचारी होता। लिखता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछ लेता तब भी यही। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 1857 के क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग तांत्या टोपी को बोला जाता था, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो कौन? बी आर अम्बेडकर साहब ने लिया था, ऑप्शन बी। ठीक है, 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में और 1932 में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, तो ये बात याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया और संपन्न हुआ कहाँ पे? तो बेलगांव में हुआ था, ऑप्शन जी। बहुत बार पूछता है बेलगांव, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, केटीके। ठीक है, और 1924 ईस्वी में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये 39वां अधिवेशन था, ये आईएनसी का 39वां अधिवेशन था। इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित कुछ अब मिलान करना है। अब देखिए सीरियली बैठाना है टाइम पीरियड के हिसाब से। अगस्त प्रस्ताव हुआ कब था? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, मंत्रिमंडल मिशन की योजना कब हुई थी? तो ये याद रखना है 16 मई 1946 को। कब हुआ था? 16 मई 1946 को। ठीक है, 1946 में। क्रिप्स मिशन योजना किस? क्रिप्स मिशन योजना 1942 ईस्वी में, 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन हुआ था। बेबेल योजना, बेबेल योजना के बारे में आपको पता हो तो कब? 1945 में, 4 जून 1945 को हुआ था। अब टाइम पीरियड के हिसाब से अपना बैठा लीजिए। सबसे पहले कौन सा होगा? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था पहला। दूसरा कौन होगा? 1942। तीसरा नंबर क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1945, फिर 1946। तो 1 3 4 2, तो ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें? ऑप्शन सी। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन, सबसे पहली बात तो हंटर कमीशन आया कब था? 1882 ईस्वी में। ये क्या चीज़ को लेकर था? प्राथमिक शिक्षा को लेकर के था, ऑप्शन सी। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था? तो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था कब? मॉन्टफोर्ट सुधार से। ठीक है, 1900 मार्लेमिंटो सुधार पर 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो बाकी ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, और इसको किए कौन किए थे? लाला हरदयाल किए थे। तो ये लाला हंसराज है, नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कौन? ऑप्शन ई। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के थे। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोना सिंह भाकना, इसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन सा था? देव समाज के संस्थापक थे कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कहाँ किए थे? तो लाहौर में, जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है। लाहौर में किए थे। कब किए थे? 1887 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, ऑप्शन बी। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था? तांबा मौसाबनी में पाया जाता है, 1 का 4। लो एस के लिए कौन फेमस है? बादाम पहाड़। ठीक है, मैग्नीज के लिए कौन फेमस है? छिंदवाड़ा। ठीक है, और अबरक के लिए हजारीबाग फेमस है। तो कौन सा हो गया? 4 1 2 3, ऑप्शन बी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांध है, तो बांध को लेकर के आपको याद रखो, मेटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पे है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी पे। कृष्णराज बांध कहाँ पे है? कर्नाटक नदी में, कृष्णा नदी पे। तो कौन सा हो गया? इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन के लिए फेमस है? तो खनिज संपदा के लिए छोटा नागपुर पठार बहुत फेमस है। तो कौन क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन
तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। ऑप्शन सी। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी। ये कर्क रेखा कितना डिग्री? 10 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। ये ग्लोब है, 0 डिग्री 30 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी। और ये भी याद रखिएगा 27 डिग्री नॉर्थ, जो कि जिसको आप कर्क रेखा बोलते हो, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए जानता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन ए। ठीक है, और यह है कहाँ पे? असम में। ठीक है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हुए हैं, कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ कौन? कार्डामम की पहाड़ी। और कार्डामम की पहाड़ियाँ याद रखिए, इलायची, इलायची जानते होंगे, मसालों का राजा जिसको बोलते हैं, इलायची के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कार्डामम की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यूरोजन में अत्यधिक प्रभावित है? तो यूरोजन में अत्यधिक प्रभावित कौन है? चंबल घाटी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील सबसे पहली बात तो ये बात याद रखिए, लैगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? अच्छा, कौन सी ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो एक से अधिक राज्यों में तो चल रही है? तो कौन? चंबल घाटी परियोजना। कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन है। और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों स्टेट में, और साथ साथ में बहुत हद तक यूपी का भी पार्ट, समझे? तो कहने का मतलब 3 स्टेट में ये चंबल घाटी परियोजना का काम मतलब लाभ मिलता है इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। चलिए आगे देखते हैं, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन? पंचम पंचवर्षीय योजना। ये टाइम पीरियड कब से कब था? 1974 से लेकर के 78 तक, ये 4 ही साल चला था, 5 साल नहीं चल पाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? फर्स्ट वाली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, याद रखिएगा। पहले वाले पंचवर्षीय योजना में कृषि को जोड़ दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 56 से 61 के बीच में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या? तो उद्योगों को दर्जा दिया गया था, उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन कौन से? पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष किस वर्ष पारित किया था? तो मई 2005 में। ऑप्शन ए। किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? कोयला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? चाइना में। ऑप्शन बी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। याद रखिएगा, ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। आगे देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? वसूली नहीं होती है। ऑप्शन सी। ये बाकी सब तो होता ही है। बैंक जमा निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियों का प्रयोग में कम ब्याज वाले ऋण, तो ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली किस क्षेत्र में? जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। ये तीनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट मनी क्या बोल रहा है? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? उसको क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी बोलते हैं सब। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था कौन सा? तो कुटीर उद्योग का विकास हुआ था भारत में सर्वप्रथम। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? भारत आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति दर को माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति की दर किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर होती है मुद्रास्फीति की दर। ऑप्शन बी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण में आंतरिक और शांति से राज्यों की रक्षा करते हैं? तो आर्टिकल 355। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके सभी के सभी 50 क्वेश्चन, लगभग 52 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप ये आपको सॉल्यूशन पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को जरूर करके लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।